सबसे बड़ी मेला की बात किया जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा मेला है कुंभ मेला। कुंभ मेला में इतने सारे लोग आते हैं जितना किसी देश की आबादी होती है। अब देखिए, सबसे पहले तो ये है कि 2025 का जो कुंभ मेला उस पर हम चर्चा करेंगे। ये करंट अफेयर में हमें काम करेगा ना। 2025 का जो कुंभ मेला है उस पर बात करते हैं। तो 2025 का कुंभ मेला कहाँ लग रहा है? तो 2025 का जो कुंभ मेला है वो प्रयागराज में लग रहा है। प्रयागराज में लग रहा है, जिसको हम लोग इलाहाबाद कहते हैं। जिससे हम क्या कहते हैं? इलाहाबाद। इलाहाबाद करते हैं। तो 2025 कभी एग्जाम में पूछा जाए कि 2025 में कुंभ मेला कहाँ लगा, तो प्रयागराज में लगा। अब प्रयागराज में लगा तो ये कब से कब तक लग रहा है? 13 जनवरी। 13 जनवरी में से 13 जनवरी से 26 फरवरी। 26 फरवरी। 13 जनवरी से 26 फरवरी। तो आज 12 जनवरी ना है, यानी कल से कुंभ मेला। हाँ, जोड़ जो कितना दिन हुआ जो। तो कल से कुंभ मेला का शुरुआत होने जा रहा है। आज आपका 12 जनवरी है, कल है 13 जनवरी। तो कल से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुंभ मेला लग रहा है। अब पूछेगा हिंदी महीना से, क्योंकि ये महीना जो है ना चेंज भी हल्का फल्का इधर उधर होता तारीख वगैरह, ये हिंदी महीना पर मायने रखता है। एक कुंभ मेला लगता है माघ महीना में। माघ महीना में, पूस के बाद माघ आता है, अघन पूस माघ। हाँ, हाँ, माघ महीने में लगता है। पूस खत्म होने वाला है, ये माघ महीने में लगता है। हाँ, तो कल खत्म हो जाएगा, तो कल से लग ही रहा है। हाँ, हाँ, तो जो भी है ध्यान दो। तो करंट अफेयर में देखो, हल्ला बंद। बताओ, दुनिया की सबसे बड़ी मेला कौन है? कुंभ मेला। कुंभ मेला 2025 में कहाँ लग रहा है? प्रयागराज में। हाँ, इलाहाबाद। और ये कब से कब तक चलेगा? और हिंदी महीना इसका लेके चलना। हिंदी महीना में कौन महीना में लगता है? माघ में। चलिए अब आगे आते हैं। कुंभ मेला के इतिहास को समझने का प्रयास करते हैं। इसके इतिहास को, ए हल्ला, इसके इतिहास को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए साहब, कुंभ मेला के इतिहास की अगर बात किया जाए तो एक धार्मिक मान्यता है और एक है साहब ऐतिहासिक मान्यता। ऐतिहासिक मान्यता, कुंभ मेला का एक धार्मिक मान्यता है और एक ऐतिहासिक मान्यता है। धार्मिक मान्यता में यह कहा जाता है कि देवता लोग समुद्र मंथन कर रहे थे। देवता लोग समुद्र मंथन कर रहे थे। तो समुद्र मंथन के दौरान समुद्र मंथन के दौरान अमृत और जहर निकला था। तो देवता लोग को कहना था कि अमृत हम पिएंगे और जहर राक्षस लोग को दे देंगे। उसी में से एक राक्षस को इस बात की जानकारी मिल गई, तो वो अमृत वाला घड़ा लेके भाग गया। तो देवता लोग उनके पीछे पीछे दौड़े जा रहा था, तो ही घड़ा छलक गया। एक छलका प्रयागराज में, एक हरिद्वार में, एक नासिक में, एक उज्जैन में। तो 4 जगह पे वो अमृत गिर गया। तो 4 जगह पे कुंभ मेला लगता है। ऐसा हमें धार्मिक परंपरा में बताया गया है। लेकिन ऐतिहासिक परंपरा ये कहता है कि कुंभ मेला का शुरुआत कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने किया था, और हमको यही लेकर चलना भी है। तो ऐतिहासिक कहता है कि कुंभ मेला का शुरुआत कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने किया था। तो चलते हैं, हम कुंभ मेला का थोड़ा इतिहास पढ़ने का प्रयास करते हैं। कुंभ मेला के इतिहास को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए साहब, हमने जब भारत के इतिहास अब शुरू करते हैं तो सिंधु सभ्यता से ही आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल तो लिखित इतिहास है नहीं। सिंधु सभ्यता तो साहब, सिंधु सभ्यता तो बस उसका कोई लिपि पढ़ ही नहीं पाया है। तो सिंधु सभ्यता के समय कुंभ मेला था कि नहीं था, कौन जानता है, जब उसको कोई पढ़ ही नहीं पाया आज तक। लेकिन अगर हम ऋग्वेद से स्टार्ट करते हैं, ऋग्वेद से स्टार्ट करते हैं कि सर आप ये बताइए कि ऋग्वेद तो भारत का सबसे पुराना धार्मिक ग्रंथ है। तो ये बताइए कि ऋग्वेद में कुंभ मेला की चर्चा हुआ है कि नहीं हुआ है? तो देखिए साहब, ऋग्वेद में आप आते हैं ना, तो ऋग्वेद में मंडल की संख्या 10 है। मंडल की संख्या 10 है। तो मंडल की संख्या 10 है, तो ये 1 से 10 तक है। ये 1 से 10 है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10वां मंडल में आइएगा ना, तो 10वां मंडल में जाति का चर्चा होता है। 10वां मंडल में जाति का चर्चा होता है। लेकिन 10वें मंडल में एक सूक्त है साहब। 10वें मंडल में एक सूक्त है निवासी।
और 89 सूत्र में एक मंत्र है, जिस मंत्र का नाम है 7वां मंत्र है। तो 7वां मंत्र में कुंभ का चर्चा किया गया है। कुंभ शब्द कर चर्चा किया गया है, कुंभ मेला कर चर्चा नहीं किया गया है। तो इस मंडल में मतलब कहने का मतलब है कि इस मंडल में कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि कुंभ मेला होता था, कुंभ मेला होता था, लेकिन कुंभ शब्द का चर्चा है। तो कभी पूछा जाए कि ऋग्वेद के किस मंडल में, क्योंकि कुंभ मेला चर्चे में है तो कोई बड़ी बात नहीं, एग्जाम वाले सवाल पूछ सकते हैं, ऋग्वेद के किस मंडल में कुंभ शब्द का प्रयोग किया गया है? 10वें मंडल। उसी मंडल में जाति का भी चर्चा है। और 10वें मंडल के किस सूक्त में? 89। और 89 सूक्त के किस मंत्र में? 7वें मंत्र में। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल के 89 सूक्त के 7वें मंडल में कुंभ शब्द का चर्चा किया गया है, लेकिन कुंभ मेला का चर्चा नहीं किया गया है। उसके बाद हम आते हैं अथर्ववेद। जब अथर्ववेद में आते हैं, देखिएगा ये हो गया अथर्ववेद। जब हम अथर्ववेद में आते हैं तो अथर्ववेद भारत का सबसे हिंदू धर्म सबसे बड़ा वेद है। वेदों की संख्या 4 है। अथर्ववेद सबसे बड़ा वेद है। इसी में जादू टोना तंत्र मंत्र गायन विवाह गीत सब इसी में आया था, अंधविश्वास सब इसी में आया था। तो अथर्ववेद में भी कुंभ मेला का उल्लेख है, ऐसी बात नहीं है। कुंभ मेला नहीं, कुंभ का उल्लेख है, लेकिन हाँ कुंभ मेला का उल्लेख नहीं है। अगर तो कहा जाता है कि अगर भारत के इतिहास को समझने का प्रयास करते हैं तो सही ना, पीछे से ठीक है ना। तो भारत सेकंड चल रहा है लाल कलर में, तो ध्यान देगा। तो अगर हम भारत के इतिहास को समझने का प्रयास करते हैं तो भारत के इतिहास में कुंभ शब्द का प्रयोग ऋग्वेद और अथर्ववेद में किया गया है। चलिए अब हम इसके आगे आते हैं, तो आगे आते हैं तो 16 महाजनपद। तो 16 महाजनपद में, जैसे 16 महाजनपद के बारे में पढ़ते हैं, तो 16 महाजनपद में कहीं कुंभ का चर्चा किया गया नहीं है। उसी तरह से हम कहानी अपनी आगे बढ़ाते जाते हैं। ये कहता है साहब हर्षवर्धन, राजवर्धन, हर्षवर्धन, है ना, इस नाम सुने ना। हाँ, तो देखिएगा अगर इनकी बात किया जाए तो बताया जाता है कि एक क्षेत्र, एक राज था, जिस राज का नाम था कन्नौज। उस राज का नाम क्या था? कन्नौज। और कन्नौज का जो राजा था वो था हर्षवर्धन। हाँ, कन्नौज का जो राजा था वो था हर्षवर्धन। तो बताया जाता है कि कन्नौज का राजा हर्षवर्धन ने ही कुंभ मेला का शुरुआत किया है। हमारे इतिहास में बताया जाता है, हमारे एग्जाम में पूछते तो यही आंसर आता भी है, यही आंसर आता है। तो कुंभ मेला का शुरुआत किसने किया है? हाँ, कुंभ मेला का शुरुआत किसने किया है? तो हर्षवर्धन। हर्षवर्धन कहाँ के राजा था? कन्नौज का था। लेकिन कहा जाता है कि हर्षवर्धन के ही शासन काल में हेनसोंग आया था। चीनी भारत आने वाला जो दूसरा चीनी यात्री है वो हेनसोंग था। तो हेनसोंग हर्षवर्धन के ही शासनकाल में आया था। तो हेनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो हेनसोंग तो अपनी किताबों में लिखा होगा कि हर्षवर्धन कुंभ मेला करवाता था। तो देखो साहब, हर्षवर्धन, लोगों को मानना है कि हर्षवर्धन ने ही कुंभ मेला का शुरू करवाया था, लेकिन हेनसोंग अपनी किताब में कहीं भी कुंभ मेला का कोई चर्चा उसने नहीं किया है। लेकिन हाँ, वो ये लिखा है कि हर्षवर्धन जो था वो 5 बरस पर माघ के महीना में, सॉरी माघ, 5 बरस पर माघ के महीना में प्रयागराज में गंगा यमुना और सरस्वती की संगम पे अपना संपत्ति दान करता था। अपना संपत्ति दान करता था और मेला उला भी लगाता था, जिसमें वो पूजा पाठ भी करवाता था। आज संपत्ति तो दान लास्ट दिन करता था ना, उससे पहले पूजा पाठ भी होती थी। तो हेनसोंग ये चीज बोल चुका है कि हर्षवर्धन जो था, जो प्रत्येक 5 वर्ष पर माघ महीना में प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती के संगम पे वो संपत्ति दान करता था और मेला लगाता था और धार्मिक आयोजन होता था। लेकिन ये हेनसोंग कुंभ मेला का चर्चा नहीं किया है। अब क्यों नहीं किया? क्या वो कुंभ मेला को समझ नहीं पाया? अभी कुंभ मेला तक 12 बरस पे 5 बरस पे लिख रहा है, तो कहीं टैली नहीं कर रहा है, मिल नहीं रहा है। तो थोड़ा सा ये भी समझ से परे है साहब, ये भी समझ से परे है। लेकिन चलिए, इतिहास को कहना है कि हर्षवर्धन ने ही कुंभ मेला का शुरुआत किया था। चलिए
हिंद सॉन्ग तो कुंभ मेला नाम नहीं दे रहा, लेकिन मेला का नाम वो भी ले रहा है, वो भी मेला जैसा ना शब्द ले रहा है कि मेला लगता था, पूजा पाठ होता था। चलिए कहानी आगे बढ़ती है। अब हर्षवर्धन के ही समय से ही लोग मेला करना शुरू कर दिया, मनाना शुरू कर दिया। लेकिन देखिए अब आता है मुगल वंश, अब आता है मुगल वंश। कौन आता है? मुगल वंश। और मुगल वंश का जो राजा जो था वो था अकबर। अकबर का तो नाम सुनबे किए होंगे। मुगल वंश का जो राजा था उस राजा का नाम था अकबर। अकबर, तो देखिएगा मुगल वंश का राजा अकबर था। अब थोड़ा आते हैं प्रयागराज। देखिए ये है प्रयागराज, प्रयागराज, प्रयागराज। तो हाँ प्रयागराज है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि इतिहास ये कहता है कि कुंभ मेला का शुरुआत हर्षवर्धन ने करवाया था, हर्षवर्धन ने करवाया था, तो हर्षवर्धन कुंभ मेला का शुरुआत कहाँ करवाया होगा, कहाँ करवाया था? तो वो माघ महीना में मेला कहाँ लगाता था? प्रयागराज में ना, प्रयागराज में लगाता था ना। तो हर्षवर्धन कुंभ मेला का शुरुआत, हर्षवर्धन कुंभ मेला का शुरुआत, हर्षवर्धन कुंभ मेला का शुरुआत प्रयागराज में किया था। तो कुंभ मेला का शुरुआत हर्षवर्धन ने किया, लेकिन कहाँ किया? तो प्रयागराज में किया। कहाँ किया? हाँ, तो कुंभ मेला का शुरुआत हर्षवर्धन ने प्रयागराज में किया, प्रयागराज में किया। अब देखो आते हैं मुगल, हाँ अकबर के पास। तो अकबर भी तो यूपीए का राजा था ना जी। आगरा में रहना था, चाहे दिल्ली चाहे आगरा, यही तो इन्हों करता था। तो अकबर भी तो आगरे आगरे में रहता था, फतेहपुर सिकरी जैसे क्षेत्र इनके कब्जे में था, फिर इलाहाबाद में रहता था। तो अकबर ने क्या किया, अकबर ने क्या किया कि जैसे देखिएगा मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदुओं पर जजिया कर लगाया गया था। देखिए ये मुस्लिम शासक जो होते थे ना, तो ये जो मुस्लिम शासक थे वो हिंदू पर जजिया कर लगाता था। जजिया कर, जजिया कर, जजिया कर का मतलब ये होता था कि अगर किसी हिंदू पर नहीं, गैर मुस्लिम पर बोले ना, मतलब जिसमें हिंदू भी हो गया, बौद्ध भी हो गया, ईसाई भी हो, ईसाई छोड़ो, ईसाई नहीं, जैन भी हो गया, मतलब गैर हिंदू पर लगाता था, नहीं गैर मुस्लिम पर, हाँ गैर मुस्लिम पर लगता था, गैर मुस्लिम पर जजिया कर लगाता था। तो गैर मुस्लिम का मतलब कौन हो गया? गैर मुस्लिम का मतलब हिंदू भी हो गया, हाँ हाँ, जैन भी हो गया, बौद्ध हो गया, यानी मुस्लिम छोड़ के सब, है ना। तो मुस्लिम शासक जो था वो गैर मुस्लिमों पर जजिया कर, मतलब अगर मुस्लिम कोई मेला लगावेगा ना, या मुस्लिम अगर मस्जिद में जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हिंदू मंदिर में जाएगा मेला लगाएगा तो हिंदू को टैक्स भरना पड़ेगा, हर हिंदू को देना पड़ेगा, समझना। तो इसको बोलते हैं जजिया कर। लेकिन अकबर का पालन पोषण तो राजपूतों के घर में हुआ, अकबर को तो रहना सहना राजपूतों के साथ था, हिंदुओं के साथ था। तो अकबर जब गद्दी बैठा ना तो जजिया कर खत्म कर दिया, बोला कि नहीं जजिया कर नहीं रखा जाए। तो पूछता है कि मुगल वंश के किस राजा ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था? अकबर ने किया था। लेकिन जो अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया था वहीं अकबर ने कुंभ मेला पर कर लगा दिया था। हाँ, कुंभ मेला पर कर लगा दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साहब, ये पूछा भी गया है। तो पूछता है कि मुगल वंश के किस राजा ने कुंभ मेला पर कर लगा दिया था? अकबर लगा दिया था। लेकिन बहुत सारे हिंदू अकबर के पास गया और अकबर से अनुरोध किया कि कुंभ मेला पर नहीं लगाइए। तब अकबर ने हिंदुओं की बात सुनकर कुंभ मेला पर लगने वाले कर को वापस भी ले लिया। तो अकबर ने ही कुंभ मेला पर कर लगाया और अकबर ने ही कुंभ मेला पर से कर हटा दिया, हटाई भी नहीं किया और 250 बीघा जमीनों दान में दे दिया कि चलो बढ़िया से मेला वाला लगाना। तब समझ ना, यही नहीं कि देखिएगा, देखिएगा ये कुंभ मेला आपका है ना, ये कुंभ मेला है। तो कुंभ मेला पर कर कौन लगाया? कर लगा दिया अकबर। लेकिन इस कर को हटाया कौन? हाँ, कर को हटा कर हटाया कौन? कर हटाया अकबर, अकबर हटाया। और इतना ही नहीं, वो 250 बीघा जमीन भी दान में दे दिया, 250 बीघा जमीन भी दान में दे दिया कि चलो भाई इतना, मतलब इतना उसी जमीन में तो भी मेला लग रहा है आपका, तो जमीन दान में दे दिया, सरकारी जमीन हो गया कि चलो इतना में मेला लगा हुआ। चलिए अब अकबर तो हटा दिया, लेकिन आगे चलकर आया अंग्रेज, अंग्रेज आया। आगे चल के कौन आ गया? अंग्रेज। अब अंग्रेज को पता चल गया कि कुंभ मेला से इनकम खूब होता है। अब अकबर भी एक बार लगाया था, तो अंग्रेजों के बाद कुंभ मेला पर कर लगाया, तो लगा दिया। कुंभ मेला पर कर लगाया तो कौन लगाया? अंग्रेज लगा दिया। कुंभ मेला पर कौन कर लगाया? अंग्रेज। तो पहले लगाया अकबर, फिर अकबर हटा दिया, लेकिन अकबर के बाद अगर कोई लगाया है कुंभ मेला पर कर तो कौन लगाया?
अंग्रेज लगाया है। क्लियर? चलिए अब आते हैं कि कुंभ मेला भारत के कितने स्थानों पर लगाया जाता है। तो देखिएगा कुंभ मेला की, हाँ पहली बात देखिए ये कुंभ मेला है, ये कुंभ मेला है, ठीक है, कुंभ मेला। तो देखिए कुंभ मेला का शुरुआत किसने किया, कुंभ मेला का शुरुआत किसने किया, तो शुरुआत किया, हाँ कुंभ मेला का शुरुआत किसने किया, तो शुरुआत किया साहब हर्षवर्धन। किसने किया? हर्षवर्धन। दूसरी बात, हाँ दूसरी बात, ये कितने स्थानों पर लगता है, कितने वर्ष पर लगता है, कितने वर्ष पर लगता है, कितने वर्ष पर लगता है, ये लगता है 12 वर्ष। कितने वर्ष पर लगता है? 12 वर्ष पर लगता है। और कितने स्थानों पर लगता है, हाँ कितने स्थानों पर लगता है, कितने स्थानों पर लगता है, तो कितना स्थान हो गया, हाँ 4 स्थान। ये चीज को आपको याद करना पड़ेगा बढ़िया से। तो बताइए कुंभ मेला का शुरुआत कौन किया है, कितने वर्ष पर लगता है, कितने स्थानों पर, 4 वर्ष। देखो साहब कुंभ मेला भारत की सबसे बड़ी मेला है। पीछे जीडी का एग्जाम आ रहा है, फिर ग्रुप डी का एग्जाम आ रहा है, और भी बहुत सी एग्जाम आएंगे, तो कहीं ना कहीं इसमें पूछा जाएगा कुंभ मेला के बारे में बढ़ चढ़ के, तो बढ़िया से याद रखिएगा। अब देखिए कुंभ मेला 4 स्थान पर लगता है ना, है तो वो 4 स्थान कौन है, इसका ट्रिक है साहब पहुना, समझना, इसका ट्रिक क्या है, पहुना, याद रहेगा ना। देखो साहब अब पहुना भी जो है ना विलुप्त हो रहा है, पहुना भी विलुप्त हो रहा है। पहले जो पहुना आता था साहब पैसा दे के जाता था, हाँ? पहले जो पहुना आता था वो तो पैसा दे के जाता था, अब नहीं दे के जाता है। बिस्कुट लेके नहीं आता है, कोई आया है तुमको मिठाई लेके, पूछ रहा है, नहीं आया, हाँ अब ध्यान दो, अरे ठीक है मिठाई लेके नहीं आए। देखिए देखिए आप देखिएगा, देखिए साहब बच्चा लोग आपसे ये फरमाइश नहीं करता है कि मिठाई लेकर आइए। पहले के जो पहुना होते थे वो पार्ले जी लेकर आते थे, समझा, और कुर्ता पहनते थे, तो बैठे ना तो कुर्ता जो बैठते थे पार्ले जी एकदम साइड में हो जाता था समझा। अब बच्चा 2-3 वैसे खड़ा होकर पार्ले जी देख रहा है तो ध्यान देगा ना, होता था कि बहुत देर के बाद फिर मिलता भी था पार्ले जी। तो हाँ तो अरे मतलब वही लेकर आइए, क्या इसमें है, हम बच्चे हैं साहब, कहाँ से फरमाइश करें कि तुम महंगे मिठाई लेकर आइए, वही लेकर आइए। अभी ये पार्ले जी का रेट में ज्यादा बढ़ोतरी हुई नहीं है ना जी, ज्यादा बढ़ोतरी भी नहीं हुआ है। अब ध्यान दो, ए देखो साहब, तो कहने का मतलब ये है कि कुंभ मेला जो है वो 4 स्थान पे लगता है। इसका ट्रिक क्या है, पहुना। तो 5 हो गया प्रयागराज, 5 हो गया प्रयागराज, हाथ से हो गया, हाँ हरिद्वार, हाथ से हो गया हरिद्वार, उस हो गया, हाँ उज्जैन, और नास हो गया नासिक। तो सबसे पहले तो आपको यही याद करना है, इसी में से पूछ देगा निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला लगता है, तो याद रखना है पहुना, पास से, हाथ से, ऊ से, ना से, याद हो गया। बाजार में मिल गया पूछ देंगे बता दोगे, मिलना बता पूछते हैं है ना। अब ध्यान दो, चलिए अब देखिए मेला जब भी लगेगा साहब नदिया के तट पर लगेगा, नदिया के तट पर लगेगा। देखो बात है प्रयागराज, प्रयागराज में लगता है तो इलाहाबाद के तट पर लगता है, सॉरी गंगा नदी, गंगा नदी प्रयागराज में लगता है तो गंगा नदी के तट पर लगता है, और हरिद्वार में लगता है तो गंगा नदी के तट पर लगता है, गंगा नदी, और उज्जैन में लगता है तो शिप्रा नदी के तट पर लगता है, शिप्रा नदी, और नासिक में लगता है तो गोदावरी नदी के तट पर लगता है, गोदावरी नदी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कुंभ मेला लगता है 4 स्थानों पर, लेकिन कितना नदी पर लगता है, तो नदी तीनों को ना होगा। अब कौन नदी पर सबसे अधिक बार लगता है, कहे कि यहाँ 12 वर्ष में 2 बार लग रहा है ना। देखो अब राज पूछेगा तो प्रयागराज पड़ता है उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज कहाँ पड़ता है,
उत्तर प्रदेश में पड़ता है। फिर हरिद्वार पड़ता है उत्तराखंड में, हरिद्वार पड़ता है उत्तराखंड। और उज्जैन पड़ता है मध्य प्रदेश। उज्जैन कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश पड़ता है। और नासिक पड़ता है महाराष्ट्र। नासिक कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र। तो ये आपका राज्य भी क्लियर हो गया। तो प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, महाराष्ट्र। अब देखिए सब पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले पाइए हरिद्वार। हरिद्वार, अब हरिद्वार के लेकर लोगों को क्या मान्यता है? क्या मान्यता है? लोगों को मानना है ना कि जो गंगा मैया जो है, हम लोग तो हिंदू धर्म में उसको माता के ही नाम से जानते हैं। जो गंगा मैया है यानी गंगा नदी जो है हरिद्वार से मैदानी भाग में आ जाती है। ये पढ़े होंगे आप लोग, हरिद्वार से मैदानी भाग में आए तो उससे पहले वो घाटी में बहती है। तो देव प्रयाग से हरिद्वार तक गंगा देव प्रयाग से, देखो ये इधर से आओ, इधर से आओ, ठीक है। इधर से हो गया अलकनंदा, अलकनंदा, हाँ अलकनंदा। इधर से हो गया भागीरथी। तो अलकनंदा भागीरथी का मिलन कहाँ होता है? देव प्रयाग में होता है। तो देवे प्रयाग से गंगा गंगा के नाम से जानी जाती है। तो पूछता है कि अलकनंदा भागीरथी मिलकर कौन नदी बनती है? गंगा नदी। हाँ, अलकनंदा और भागीरथी मिलकर कौन नदी बनती है? लेकिन इसका मिलन कहाँ होता है? गंगा देव प्रयाग से गंगा के नाम से जानी जाती है। तो देव प्रयाग से लेकर हरिद्वार तक गंगा गहरी घाटी में बहती है। अब हरिद्वार से गंगा नदी मैदानी भाग में आ जाती है। तो लोगों को मानना है कि मैदानी भाग में आती है ना तो समझो कि अमृत लेके आया, समझ ना। तो इसका जो पानी होता है वो अमृत के समान होता है, अमृत के समान होता है इसका पानी हरिद्वार में, अमृत के समान होता है। इसीलिए हरिद्वार में कुंभ मेला लगना बहुत जरूरी है। ऐसा इनका एक ऐतिहासिक मान्यता है। प्रयागराज की बात करते हैं, प्रयागराज की बात करते हैं, प्रयागराज की बात करते हैं साहब। तो देखो प्रयागराज की अगर बात किया जाए, प्रयागराज की बात किया जाए तो प्रयागराज बहुत पुराना है, बहुत पहले चला। हर्षवर्धन के समय में भी प्रयागराज था, अभी भी प्रयागराज भी प्रयाग है, हर्षवर्धन के समय में था। ये प्रयागराज जो है वो गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम पे, अब तो सब गंगे यमुना बोलता है लेकिन यहाँ सरस्वती का भी अवशेष है। तो प्रयाग जो है वो गंगा यमुना सरस्वती के संगम पे है। और लेकिन इसको इलाहाबाद के रूप में स्थापित जो किया ना वो अकबर किया। प्रयागराज को इलाहाबाद के रूप में स्थापित कौन किया? स्थापित कौन किया? तो इसको अकबर किया, अकबर ने किया साहब, अकबर ने किया। तो पहले इसका नाम था प्रयागराज, प्रयागराज, लेकिन अकबर ने इसको इलाहाबाद के रूप में स्थापित कर दिया। योगी बाबा फिर इसको कर दिया प्रयागराज, समझना, फिर कर दिया प्रयागराज। तो प्रयागराज कर दिया, पहले ही प्रयाग था खाली, पर खाली पहले प्रयाग था। तो अकबर कर दिया इलाहाबाद और योगी बाबा क्या कर दिया? प्रयागराज कर दिया। इस तरह से पुराना नाम बदला फिर वही नाम आ गया। देखो इलाहाबाद 1857 की क्रांति में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। 1857 की क्रांति में इलाहाबाद से लियाकत अली लड़ा था। कौन लड़ा था? लियाकत अली लड़ा था। फिर आइए साहब उसके बाद कौन है? उज्जैन, उज्जैन ना। तो देखो ये उज्जैन में भी कुंभ मेला लगता है, उज्जैन में भी कुंभ मेला लगता है। इसका कोई ऐसा कोई धार्मिक स्थल है, मंदिर उंदिर वहां ढेर सारा है। फिर उज्जैन के बाद ये नासिक, उज्जैन के बाद कहाँ ये? नासिक। तो ये जो नासिक है ना, नासिक अगर नाम लिया जाए तो ये जो नासिक है ये नासिक गोदावरी नदी के तट पे है। ये नासिक जो है वो नासिक जो है वो गोदावरी नदी के तट पे है। लेकिन यहाँ भी 3 नदियों का मिलन होता है। जैसे कैसे इलाहाबाद में गंगा में यमुना सरस्वती मिलती है, उसी तरह से यहाँ अरुणा और वरुणा नदी मिलती है साहब। अरुणा नदी और यहाँ मिलता है वरुणा नदी, वरुणा नदी। यहाँ साहब अरुणा नदी और वरुणा नदी का मिलन होती है नासिक में। ये नासिक में जो लगता है कुंभ मेला तो वो भी 3 नदियों के संगम पे लग रहा है, गोदावरी, अरुणा और वरुणा, इन तीनों के संगम पे लगता है। चलिए आपका कुंभ मेला समझ में आ गया।